नमस्कार साथियों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि एज ए क्रैश कोर्स हम लोग जो है पूरा का पूरा सेकंड ग्रेड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं लगातार। और पिछली क्लासेस के अंदर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए आज की इस क्लास के अंदर जो हम लोग बात करने वाले हैं वह समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो जनरली फॉर्मूला आपको पता होंगे, अलग अलग प्रकार की स्थितियां प्रश्नों की किस प्रकार से होगी वो आप लोगों को पता है। तो हम लोग जो है एमसीक्यू के माध्यम से केवल सीधे सीधे प्रश्नों को हल करना चाह रहे हैं। तो आप भी मेरे साथ के अंदर जो है प्रश्नों को आप कॉपी और पेन लेकर के बैठें और उसको आप हल करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से यहाँ पर रिप्लाई भी करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए एपी और जीपी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न आज की इस क्लास का हमारा प्रश्न है श्रेणी 2 + 3/2 + 1 + 5/8 प्लस डॉट 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 के अनंत पदों का योगफल कितना है। फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीरीज 2 + 3/2 + 1 + 5/8 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अनंत पदों का योग कितना है। देखिए टेक्निकल प्रश्न है हमारा। अगर यहां पर n पदों के योग की बात होती तो हम लोग सीधे सीधे बाय ऑप्शन n का मान 1 रखते तो एक पद का योग हो जाता, n का मान 2 रखते तो 2 पदों का योग निकल जाता। लेकिन मुझे यहां चाहिए अनंत पदों का योग और श्रेणी लिखी है। न तो हमारे को पता है कि समांतर श्रेणी है, मतलब समांतर गुणोत्तर कोई भी उल्लेख नहीं किया है। आपको सोचना है कि भाई हमारी ये समांतर श्रेणी है क्या या हमारी ये गुणोत्तर श्रेणी है क्या, ये आपको सोचना है। क्लियर है। और रही बात अनंत पदों का योग, अगर समांतर श्रेणी होती है तो अनंत पदों का योग कभी भी नहीं निकलता है, ये बात भी दिमाग में आए। तो आपकी श्रेणी जो होगी या तो गुणोत्तर श्रेणी होगी अनंत पदों के योग के लिए, जिसके अंदर अगर केवल और केवल सिंपल जीपी है तो a/1 - r का फॉर्मूला हमारा लग जाता है, या फिर हमारी श्रेणी AGP होगी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करेगा, यानी समांतरीय गुणोत्तरीय श्रेणी की बात करते हैं। चलिए जी, यहां पर बिल्कुल राधे श्याम जी जो बहुत जल्दी जो है आपको वीडियो है ना, वीडियो जो है ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं और जो 4 बुक्स के वीडियो हैं जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाले 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, इसी क्रम के अंदर जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये सारे के सारे वीडियो जो हैं बहुत जल्दी जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, तो श्रेणी के अनंत पदों का योगफल कितना है। अब जब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर तो क्या करना है, सबसे पहले श्रेणी के बारे में जब विचार करेंगे तो हमारी श्रेणी जो है वो AGP है, यानी ये समांतरीय गुणोत्तरीय श्रेणी है। ध्यान दीजिए, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। देखो, पहला पद हमारा 2/1 के रूप में है, दूसरा पद 3/2 के रूप में है, तीसरा पद जो 1 है ना, इस 1 को 4/4 के रूप में सोच रहा हूं मैं। अगला पद हमारा 5/8 है और इस प्रकार से हमारे अप टू अनंत पद हैं। और जब मैं इसको सोच रहा हूं श्रेणी को S बराबर, ध्यान दीजिए 2 × 1 प्लस 3 × 1/2 प्लस 4 × 1/4 प्लस 5 × 1/8। और जब क्लास के अंदर डिस्कस किया था तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये समांतरीय गुणोत्तरीय श्रेणी है, यानी कि 2 ऐसी श्रेणियां जो समांतर हो, गुणोत्तर हो और उनके क्रमागत पद यानी जो संगत पद कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स उनका गुणा अगर है। ठीक है, यहां पर शिवचंद्र जी आपका जो है कमेंट आ रहा है, देखते हैं आपका उत्तर सही है या नहीं अभी कैलकुलेशन के साथ में। तो ये देखो 2, 3, 4, 5 ये आपका समांतर श्रेणी का क्रम है और 1/2, 1/4, 1/8 ये आपका गुणोत्तर श्रेणी का क्रम है और इसको हम लोग कहते हैं समांतरीय गुणोत्तरीय श्रेणी। और इन प्रकार की श्रेणी को हल करने के लिए ध्यान देना, अगर n पदों की बात होती तो प्रोसेस की मुझे आवश्यकता नहीं थी, बाय ऑप्शन हम अपने प्रश्नों का उत्तर देते। लेकिन चूंकि यहां पर हमारा n पद नहीं होकर के अनंत पद हैं तो इसका प्रोसेस आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो समांतर श्रेणी का सार्व अनुपात है उससे गुणा करके लिखना होता है। ठीक है, ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेता हूं और यहां पर बात कर रहा हूं
कि श्रेणी का जो सार्व अनुपात, और ध्यान करें सार्व अनुपात यानी कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो होता है गुणोत्तर श्रेणी में सार्व अनुपात 1/2 से गुणा करना है। और जब 1/2 से गुणा कर रहे हैं तो ये रिजल्ट है सर हमारा 1/2s। 1/2 से गुणा करने पर देखो इसको मैं आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, 1/2 से गुणा करते हुए 2 गुणा 1/2, इसको और आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं 3 गुणा 1/2, आगे की तरफ ऐसा शिफ्ट करते हुए 4 गुणा 1/8, और इस प्रकार से जो है यहाँ एक गड़बड़ हो गई, ये 4 है। 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/2 का 1/2 से गुणा 1/4 हो गया। तो इस प्रकार से जो है हमने सार्व अनुपात से गुणा किया और एक एक क्रम पहला पद छोड़ते हुए आगे की ओर लिख दिया। तो ये एरो जो है इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, ठीक है ना, आपके दिमाग में आए, और एरो आगे पहला पद छोड़ करके हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करने वाले हैं, इन दोनों को हमेशा घटाना है, और जब घटाओगे तो नीचे वाली जो आपकी इक्वेशन बन रही है उनके चिन्ह हमारे बदल जाएंगे। चलिए s में से 1/2s गया, 1/2s हो गया, 2 इधर 3/2 में से 2/2 जाने पर 1/2 बनता है, नेक्स्ट 1/4 बना, नेक्स्ट 1/8 है, और इसी क्रम के अंदर अनंत पद हो जाएंगे। अब इसके अंदर ये गुणोत्तर श्रेणी बन जाती है। 2 को आप छोड़ेंगे तो ये गुणोत्तर श्रेणी आपको नजर आ रही है। तो 1/2s बराबर 2 हटाते हुए देखिए ये श्रेणी हमारी 1/2 कॉमन करते हुए या 1/2 के साथ में 1/2, 1/4, 1/8, और इस प्रकार से अप टू अनंत टर्म है। और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग s इंफिनिटी बराबर a/1 माइनस r हुआ करता है। तो ये 1/2s इज इक्वल टू 2 प्लस a का मान 1/2 अपॉन में 1 माइनस 1/2। कुल मिलाकर की स्थितियां क्या बन रही है, 1/2s इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 में 1/2 का भाग कितना हो गया, 1 हो गया। तो कुल स्थितियां हैं 1/2s बराबर 3, और s हो गया 3 का 2 से गुणा 6 के बराबर हो गया। और ऑप्शन नंबर सी जो अपने शिव प्रकाश जी का, शिव चंद्र जी का कमेंट था, और वो बिल्कुल सही जवाब हमारा दे रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई अगर YouTube के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लिखा है तो उसको जो है करेक्शन कर देंगे। बाकी ये चीज़ तो हम लोगों ने पिछली क्लास जब पढ़ी, और पिछली क्लास के साथ में हम लोगों ने कह दिया था कि अगली क्लास के अंदर हम लोग जो है AP GP को डिस्कस करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है बहुत प्यारा सा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको मैं 3 स्टार मार्क लगाकर भी आपके साथ में बात कर रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल s, गुणनफल p और पदों के व्युत्क्रमों का योग r है, तो p स्क्वायर किसके बराबर है। इफ द s ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ gp, p is the product and r is the sum of the reciprocal of the terms, then p square equals, और 4 ऑप्शन आपके पास में है। देखिए इस प्रश्न के अंदर चूंकि गुणोत्तर श्रेणी के पद हैं, मुझे गुणोत्तर श्रेणी मान लेनी है। गुणोत्तर श्रेणी बिल्कुल सरल स्थिति के अंदर 1, 1/2, 1/4 ऐसा मान लेंगे तो आपको जो है p भी निकल जाएगा, उनका योग भी हम लोग निकाल सकते हैं, उनका गुणा भी हम लोग कर सकते हैं। बाय ऑप्शन के द्वारा हम अपने प्रश्न का उत्तर दे देंगे। चलिए देखते हैं क्या स्थिति बनती है हमारी। भाई यहाँ पर जो जीपी है वो हमारे द्वारा मान ली जाए, और गुणोत्तर श्रेणी क्या माना, 1, 1/2, 1/4। अब देखो सबसे पहले डिफाइन हो रहा है n कितना बन रहा है, n 3 बन रहा है, क्योंकि जब मैंने जीपी मानी और जीपी के अंदर 3 ही पद माने तो n का मान 3 आपका आ गया। नंबर 1, 1/2, 1/4, 1/8 तक अगर मान लेते तो n का मान 4 हो जाता। रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हाँ कैलकुलेशन फर्क जरूर पड़ता। भाई 4 पदों में n का मान 4 रख रहे हैं, 3 पदों के लिए n का मान 3 रख रहे हैं, गणना जो प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर आपका फर्क पड़ रहा है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आपका वही आने वाला है। तो n का मान 3 हो गया। अब देखो s कौन है, s है इनका योग, s जोड़ करें तो 4 लसअप हो गया, 4 + 2 + 1 7/4 बन गया। इसके आगे p क्या है, p पदों का गुणनफल है, 1
1/2 और 1/4 इनका जो है, 1 मिनट सर, चलो जाने दो भाई, वैसे तो 1 2 4 मान लेना चाहिए था मुझे, ठीक है, लेकिन उसके रेसिप्रोकल फॉर्म में मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी गुणोत्तर श्रेणी है। भाई हम लोग जब पढ़ रहे थे तो इस प्रश्न को हमने 1 2 और 4 के हिसाब से किया था, लेकिन अब इसके रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर ले लिया, तो 1/2 1/4, इसको हल करेंगे तो 1 बटा कितना हो रहा है, P 8 हो गया। और R कौन है, R है इनके व्युत्क्रमों का योग है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 है, 1/2 का 2/1 और 1/4 का 4/1, कुल मिला के 4 2 6 और 7 आ रहा है। अब बताइए मेरा प्रश्न क्या कहता है, हमारा प्रश्न कह रहा है p² किसके बराबर है, तो p² का मतलब है 1/8 का स्क्वायर 1/64 है। अब 1 बाय 1 ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, कौन सा ऑप्शन मेरा 1/64 के बराबर है उसको देखना है। ऑप्शन नंबर ए, s/r घात n-1, s का मान सम 7/4, r का मान 7 पावर 3-1, 7 का मतलब 7/1 से रहा, तो जब इसको 7 से 7 काट लेते हैं हम लोग, ये रिजल्ट है 1/4 का स्क्वायर है। क्लियर है, 7 7 कट गया, 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16, तो ये मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मुझे 1/64 चाहिए। ऑप्शन बी को चेकआउट करते हैं, s/r टू द पावर n, s का मान हमारा 7/4, r का मान 7/1, पावर n 3, यहां पर 7 से 7 कट गया, 1/4 की घात 3 बराबर कितना हुआ, 1/64। हमारे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही उत्तर रहेगा। तो कुल मिलाकर के देखिए काफी सारे प्रश्न जो है एपीजीपी के अंदर हमारे बाय ऑप्शन हो जाते हैं। जब आपके पास में इस प्रकार से आपको केवल और केवल श्रेणी को डिफाइन करना है कि भाई हमारी श्रेणी ये है, समांतर श्रेणी है तो 1 2 3 के क्रम में, गुणोत्तर श्रेणी है तो 1 2 4 के क्रम के अंदर, आप उनको डिफाइन कर लें और डिफाइन करने के साथ में अपना उत्तर निकल जाए। ठीक है, बेसिकली मुझे करना ये था 1 2 और 4, तो उसका रेसिप्रोकल 1 1/2 1/4 हो जाता, लेकिन 1 1/2 1/4 भी गुणोत्तर श्रेणी के पद हैं, तो इसलिए ये भी पॉसिबिलिटी आपकी बनती है। चलें आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, यदि Sn इज इक्वल टू NB प्लस 1/2 n मल्टीप्लाई बाय n-1c, Sn आपके पास में है, NB है, प्लस 1/2 n n-1c, जहां Sn एक समांतर श्रेणी के पहले n पदों का योगफल को निरूपित करता है, तो श्रेणी का सार्व अंतर क्या है। प्रश्न कह रहा है कि भाई आपको Sn दिया है, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग है, यानी वी हैव गिवन द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP Sn, और आपको प्रश्न कह रहा है श्रेणी का सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये चीज बहुत स्पष्ट रूप से हम लोगों ने डिस्कस की है, काफी प्रश्नों के साथ में बात की है। बताइए d कैसे निकालेंगे अगर Sn आपके पास में है, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग अगर आपके पास में है और उस समांतर श्रेणी के सार्व अंतर की बात की जाए, d निकालने के लिए बात की जाए, तो क्या होने वाला है सर। यहां पर शिवचंद्र जी आपने अपना आंसर दिया है, लेकिन इस बार जो है आपका आंसर जो है इन 4 ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है सर, है ना। पिछले दोनों प्रश्नों के आंसर आपके सही थे। यहां पर मनोज जी नागर, आपका भी कमेंट आ रहा है, ऑप्शन ए के रूप में आ रहा है, तो चलिए देखते हैं मनोज जी कि उत्तर ए है या नहीं है, क्योंकि शिवचंद्र जी का उत्तर अच्छा है। शिव जी ने जो अपना उत्तर है तीसरे प्रश्न के लिए डी इस प्रकार से दिया होगा, ऐसा मैं सोच पा रहा हूं, तो शिवचंद्र जी का उत्तर ऑप्शन डी के रूप में, और मनोज जी का आंसर जो है ऑप्शन ए के रूप में आ रहा है। चलिए शिवचंद्र जी का आंसर जो है वो चेंज हो रहा है और ऑप्शन सी के रूप में 2B के रूप में आप आ रहा है। चलिए देखते हैं सर, ध्यान देना, जब भी समांतर श्रेणी की बात होती है, ध्यान दीजिए, Sn दिया है और d ज्ञात करना है, तो d जो होता है वह S2 माइनस 2S1 के बराबर होता है। दो पदों के योग में से पहले पद का दुगुना घटाओगे d आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण के लिए एक श्रेणी के बारे में बात कर रहा हूं, 3 7 11, इस प्रकार से ये हमारी समांतर श्रेणी है।
मुझे बताओ 3, 7, 11 इनका डिफरेंस क्या हो रहा है? 4। सार्व अंतर क्या बन रहा है? सार्व अंतर 4 बन रहा है, पक्की बात है ना। अब इस सार्व अंतर को कैसे ज्ञात करूं? सार्व अंतर डी को ज्ञात करने के लिए एक तो आपने अभी 7 में से 3 घटा दिया, लेकिन मैं अगर S2 माइनस 2S1 करता हूं तो 4 प्राप्त होता है नहीं होता है? S2 का मतलब क्या है? 2 पदों का योग है, और 2 पदों का योग 7 और 3 10 है, -2 S1 3 है, एक पद का योग, तो 10 में से 6 गया, आपका रिजल्ट क्या रहा? 4। तो कुल मिलाकर के हमारा जो आंसर रहेगा, जब Sn अगर आपके पास में है, n का मान आप 1 रखेंगे, S1 निकल जाएगा, n का मान 2 रखेंगे, S2 निकल जाएगा, और S2 माइनस 2S1 से हम अपने प्रश्न का उत्तर निकाल देंगे। तो चलिए, Sn हमारे पास में है NB प्लस 1/2n n माइनस 1c। जैसे ही आप n का मान 1 करते हैं, S1 n का मान 1 करने पर हो गया b प्लस, ये 0 हो जाएगा क्योंकि n का मान 1 है, 1 में से 1 गया तो दूसरा पद 0, तो S1 आपका b के बराबर हो गया, और n का मान 2 करने पर S2 निकल के आएगा, n 2 रखने पर 2b प्लस 1/2 n 2 रख रहे हैं, 2 माइनस 1 c, फाइनली 2b प्लस 2 से 2 कट गया, यहां पर c हो गया S2। तो जब S2 भी निकल गया, S1 भी निकल गया, 1 और 2 मान रखने के बाद में, और D हमारे प्रश्न का रिजल्ट क्या रहा? S2 माइनस 2S1, और S2 हो गया आपका 2B प्लस C माइनस 2, S1 के लिए क्या हो गया? S1 हो गया हमारा B के बराबर। कुल मिला के कैलकुलेशन जब की हमने, 2B प्लस C माइनस 2B, 2B से 2B कट गया, और हमारा उत्तर क्या बन गया? हमारा आंसर C हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ये आपके प्रश्न का रिजल्ट हो गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अभी जो है अपडेटेड IQ है ना, आपका भी आंसर डी रहा, बिल्कुल सही है, और शिव चंद्र जी ने भी अपना लास्ट मोमेंट में अपना आंसर डी दे दिया। राहुल जी, इस बार आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए के लिए गलत आ रहा है। इसी क्रम में SK मौर्य साहब, आपका भी जो आंसर है ऑप्शन सी के रूप में गलत आ रहा है, ध्यान रखना है। n का मान 1 रखेंगे, S1 आएगा, n का मान 2 रखेंगे, S2 आएगा, D निकालने के लिए S2 माइनस 2S1 का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा एक प्यारा सा प्रश्न है, ये भी प्रश्न भी हमारे परीक्षा का प्रश्न है, डबल इशारा मार करके बात कर रहा हूं आपके साथ में। यदि ABC समांतर श्रेणी में है, XYZ गुणोत्तर श्रेणी में है, तो x की पावर b माइनस सी, y टू द पावर c माइनस a, z टू द पावर a माइनस b बराबर है। इफ ABC आर इन AP, XYZ आर इन GP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर b माइनस सी, y टू द पावर c माइनस a, z टू द पावर a माइनस b। चलिए फटाफट कुछ समय मैं आपको देता हूं प्रश्न को हल करने के लिए, और इस बार जो है अपडेटेड सर आपका जो आंसर है वो सही आ चुका है। शिवचंद्र जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आपका भी आंसर सही है। भाई कुल मिला के आपको क्या करना क्या है सर? भाई हम लोगों को करना यह है कि जो बाय ऑप्शन, जब भी इस प्रकार के पद आते हैं वेरिएबल फॉर्म के अंदर है, बाय ऑप्शन आप लोगों को करना है। भाई हमारा प्रश्न जब कहता है ABC समांतर श्रेणी में, तो ABC समांतर श्रेणी के पदों के रूप में, XYZ गुणोत्तर श्रेणी में है तो XYZ को गुणोत्तर श्रेणी के पदों के रूप में आप मान लें, और प्रश्न के अंदर मान रख दें, और आपका जो है आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, हमारा प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कह रहा है ABC, क्योंकि अगर तरीके की बात करेंगे ना तो लंबा हो जाएगा, समय भी आपको लगेगा, तो बाय ऑप्शन हम लोगों को कर लेना चाहिए। ABC समांतर श्रेणी में है तो A का मान 1, B का मान 2 और C का मान 3, ये आपका समांतर श्रेणी के 3 पद हो गए, तो 1, 2 और 3। क्लियर है? समांतर श्रेणी में समान अंतर के पद। अब आपका प्रश्न कह रहा है XYZ किसमें है? XYZ गुणोत्तर श्रेणी में है। इसका मतलब क्या हो रहा है? X जो है आपका 1, Y गुणोत्तर श्रेणी में 2 और Z गुणोत्तर श्रेणी के अंदर 4।
भाई दो दो का गुणा करते हुए 1 2 4 इस प्रकार से हमने ले लिया। अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है, उसमें एक्स वाई जेड ए बी सी के सारे मान रख दिए जाएं। तो बहुत प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न x टू द पावर b माइनस सी, y टू द पावर c माइनस ए और z टू द पावर a माइनस बी मान रखते हुए x का मान 1, b माइनस सी 2 माइनस 3, y का मान 2, c माइनस ए 3 माइनस 1 और z का मान 4, a माइनस बी 1 माइनस 2। कैलकुलेशन 1 की घात 1, 2 की घात 2, 4 की घात माइनस 1। चलिए 1 की घात 1 1 के बराबर हुआ, 2 की घात 2 4 के बराबर हुआ और 4 की माइनस 1 घात 1/4 हुआ। 4 कट गया और हमारा उत्तर क्या बन गया, 1 के बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, इस बार जो है राहुल जी आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, शिव जी आपका भी आंसर सही है और इधर से जो है कुछ आंसर्स मुझे प्राप्त नहीं हुए जिनके होने चाहिए थे। भाई एक जो है अपडेटेड सर क्या बात कर रहे हैं, उनका एक कमेंट पढ़ लेता हूँ, फिर अगले प्रश्न के बारे में बात करता हूँ। भाई ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ सर। सर ये कह रहे हैं कि जो प्रश्न हमने नहीं पढ़ा या जो हमारे समझ में नहीं आ रहा है ना, एक बात, अगर क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है और ऐसा क्वेश्चन हो तो एपी में उत्तर 0 और जीपी में उत्तर 1 होने की पूरी संभावना होती है। हो सकता है सर ऐसा कुछ हुआ होगा आपके साथ में, लेकिन यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर खड़ा होकर ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि भाई किस प्रकार से हमको टप्पा मारना है। हम लोग जो हैं टप्पा भी मारेंगे लेकिन ऑप्शन के माध्यम से मारेंगे। अब देखो इस प्रश्न के अंदर समांतर भी आ रहा है, गुणोत्तर भी आ रहा है। तो समांतर के लिए उत्तर 0 और गुणोत्तर के लिए उत्तर 1 है, तो समांतर और गुणोत्तर शामिल है तो थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है सर, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इधर से किशन जी जो है आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है। हमारा प्रश्न के किस मान के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के प्लस 2, 4k माइनस 6, 3k माइनस 2 एक समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं, यानी कि दीज आर द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। भाई ध्यान दें, भाई ये 3 पद जो है समांतर श्रेणी के पद हैं के मान के लिए, ऐसा कब होगा। देखिए अब 2 चीजें हैं। एक चीज भाई मैंने जब ऑप्शन को देखा तो के का मान बहुत प्यारा सा मुझे नजर आ रहा है, अच्छे अच्छे मान है। मैं के का मान प्रश्न के इन 3 पदों के अंदर रख देता हूं बारी बारी से, और जो पद मुझे प्राप्त हो रहे हैं उनके सार्व अंतर की बात कर लेता हूं, उनको आपस में घटा कर सोच लेता हूं। और या तरीके की अगर बात करता हूं, मैं ऑप्शन को प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, तो समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर समान हुआ करता है। तो मैं क्या करूंगा, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 सार्व अंतर को आपस में बराबर कर दूं। जब दूसरे पद में से पहला पद घटाएं और तीसरे में से दूसरा पद घटाएं तो वो आपस के अंदर बराबर हो जाते हैं, क्योंकि सार्व अंतर है। और यह बाय ऑप्शन के का मान रख करके जो आने वाले 3 पदों को देख लेता हूं समांतर श्रेणी है या नहीं है। जो भी आपको अच्छा लगे वो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर भी अभी आपके आंसर्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। शिव जी का आ रहा है, हर्ष चौहान, राहुल जी और कृष्ण जी, आप सभी के उत्तर सही हैं। चलिए मैं इसको हल करता हूँ। मैं इसको तरीके के माध्यम से करता हूँ, ऑप्शन के माध्यम से भी ये प्रश्न किया जा सकता है। हमारा प्रश्न कह रहा है k प्लस 2, 4k माइनस 6, 3k माइनस 2 ये समांतर श्रेणी के पद हैं, और समांतर श्रेणी के भी एक क्रमागत पद हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी है। और समांतर श्रेणी के पद होने का मतलब है इनका सार्व अंतर आपस में बराबर होगा, और सार्व अंतर अगर आपस में बराबर है तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 कर सकते हैं। तीसरे में से दूसरा पद को घटाना और दूसरे में से पहला पद को घटाना, और या जब 3 पद समांतर श्रेणी के हैं तो मैं इसको 2b बराबर a प्लस सी भी तो कर सकता हूं। भाई ये आपके जब 3 पद अगर हैं ए बी सी समांतर श्रेणी में तो मध्य पद का दुगुना पहले प्लस तीसरे पद के बराबर होता है। तो जो भी आपको उचित लगता है, क्योंकि 2b बराबर a प्लस सी कोई अलग चीज नहीं है। अगर मैं यहां से इसका पक्षांतरण कर लेता हूं, देखिए वापस से ध्यान देना, अगर मैं
A2 का पक्षांतरण लेफ्ट के अंदर कर लेता हूं और A1 का पक्षांतरण राइट में कर लेता हूं, तो ये क्या आ रहा है 2A2 बराबर A1 प्लस A3। वही स्थिति है सर आपकी जो हम लोगों ने समांतर श्रेणी के 3 पदों के लिए 2B बराबर A प्लस C पढ़ी है। तो 2B का अभिप्राय हो गया 2, 4K माइनस 6 बराबर A, K प्लस 2 और C 3K माइनस 2। ये प्लस का 2 और माइनस का 2 तो कट गया। यहाँ से हो रहा है 8K माइनस 12 बराबर 4K, पक्षांतरण 4 लेफ्ट के अंदर माइनस 12 राइट के अंदर, तो कुल मिला के हो गया 4K बराबर 12 और यहाँ से K का मान हमारा कितना बना 3 बन गया। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया। और अगर मैं चाहता, चूंकि यहाँ पर K के मान बहुत आसान से हैं, मैं बाय ऑप्शन K का मान उन 3 पदों में रखते हुए उन 3 पदों की नंबरिकल वैल्यू को प्राप्त कर लेता और उस नंबरिकल वैल्यू के माध्यम से देख लेते कि भाई ये समांतर श्रेणी के पद बने हैं या नहीं बने हैं। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़े। एक अच्छा सा प्रश्न है सर, ठीक है, टेक्निकल प्रश्न है, देखते हैं कौन कौन दिमाग लगा सकता है इस प्रश्न के लिए। व्यंजक यानी एक्सप्रेशन 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 1 माइनस एक्स एक्स बिलोंग्स टू r का न्यूनतम मान क्या होगा। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 1 माइनस एक्स। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और जहां पर x एक रियल नंबर है। चलिए एक दो आंसर आने शुरू हो गए हमारे। भाई पिछले प्रश्न एस के मौर्य साहब, आपका भी आंसर जो है सही आ रहा था और आपने बाय ऑप्शन इस प्रश्न को हल किया था। चलिए यहाँ पर 2 आंसर आ रहे हैं और दोनों के आंसर जो है सही नजर आ रहे हैं मुझे। अब चलिए सर, जिनके दिमाग में अभी तक नहीं बैठा कि भाई कैसे करना है क्या करना है, एक नए नाम के हिसाब से चंदू जी है ना, आपका भी जो है कमेंट और आंसर आपका भी सही आ रहा है ऐसा लग रहा है। और किशन जी आप भी आंसर सही है। चंदू जी मैंने आपके कमेंट पढ़ लिए हैं। चलिए इधर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 2 राशियां अगर है A और B का समांतर माध्य, भाई कोई भी 2 राशियां होती है उनका समांतर माध्य हमेशा ग्रेटर इक्वल टू उन राशियों के गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है ना। समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द ज्योमेट्रिकल मीन, ये हम लोगों ने पढ़ा है। A इज ग्रेटर इक्वल टू G इज ग्रेटर इक्वल टू H, यानी कोई भी 2 संख्याएं हैं उनका समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, जिसको आप कैपिटल A लिखा करते हैं, वो सबसे बड़ा होता है। उससे छोटा या उसके बराबर गुणोत्तर माध्य कैपिटल G होता है और उससे भी छोटा या उसके बराबर हमारा हरात्मक माध्य हुआ करता है। ठीक है, तो 2 संख्याएं अगर है तो उनका समांतर माध्य हमेशा बड़ा या बराबर गुणोत्तर माध्य के होगा। चलिए समांतर माध्य के बारे में बात करते हैं। यहां पर A और B का मतलब इन संख्याओं की बात करें, 3 की घात x और 3 की घात 1 माइनस एक्स का समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू 3 टू द पावर x और 3 टू द पावर 1 माइनस एक्स का ज्योमेट्रिकल मीन। बात समझ में आ गई? तो चलिए सर इसको देखते हैं। यहां पर समांतर माध्य a प्लस बी बाई 2 की बात होती है, तो ये a 3 टू द पावर x प्लस b 3 टू द पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 ग्रेटर इक्वल टू, गुणोत्तर माध्य का मतलब क्या होता है, रूट ऑफ ए बी होता है। मैं ये भी आपके लिए लिख देता हूं, a और b का समांतर माध्य a प्लस बी बाई 2 होता है और गुणोत्तर माध्य रूट ए बी होता है। अगर आवश्यकता कभी पड़े हरात्मक माध्य की तो वह क्या होता है 2ab बटा a प्लस बी होता है। तो ये तीनों फॉर्मूले एक बार मैंने वापस से यहाँ पर आपको अपडेट भी कर दिया, तो ये रिजल्ट रहेगा आपका रूट ऑफ ए बी, रूट ऑफ 3 टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 1 एक्स।
यहाँ पर 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू, अपॉन में 2 रख दें। ये हो गया सर वर्गमूल में 3 की घात 1, यानी 3 ही तो हो गया ये। वापस ध्यान दीजिए भाई, जब आधार समान है और गुणा की संक्रिया है, 3 की घात x गुणा 3 की घात 1 माइनस एक्स, तो 3 की घात क्या होगा, x प्लस 1 माइनस एक्स की स्थिति बन गई, और x x कटते हुए 3 की घात 1 जो कि 3 के बराबर हो गया। तो वर्गमूल के अंदर जो पद है उनको कैलकुलेट किया और उसका परिणाम हमारा क्या बन गया, 3। तो वर्गमूल 3 बन गया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 2√3। यही आपके प्रश्न का आंसर है, क्योंकि इन दोनों का योग या तो 2√3 के बराबर होगा या 2√3 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब जो बराबर होगा वो इसका न्यूनतम मान होगा, और ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का उत्तर रहा। और हर्ष जी आपका भी आंसर मेरे सामने आ रहा है, बिल्कुल सही है आपका भी जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी का पीवां पद क्यू है और क्यूवां पद पी है, तो इसका एनवां पद क्या होगा। यानी द पी टर्म ऑफ AP is Q and the qth term of that AP is P, find its nth term। n वा पद क्या होगा, और इसको लिए हम बाय ऑप्शन एक समांतर श्रेणी ऐसी मान सकते हैं जिसमें P वा पद Q के और Q वा पद P के बराबर हो। जैसे जब क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे हम लोगों ने 4 3 2 1 इस प्रकार से एक श्रेणी मानने की मैंने आपसे बात की थी कि भाई जब मैं कह रहा हूं P वा पद Q है, यानी देखो तीसरा पद 2 है, और Q वहां पद P है, यानी दूसरा पद 3 है। भाई तीसरा पद 2 और दूसरा पद 3 है, आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो इस प्रकार से आप श्रेणी को मान सकते हैं। और n को डिफाइन करते हुए हमारा जो है ये रिजल्ट हम लोगों को रखना है। क्लियर है सर। चलिए तो यहां पर और तरीके की बात करेंगे तो a प्लस पी माइनस 1 a प्लस एन माइनस 1 डी वाले फॉर्मूले से हम प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए किस प्रकार की बात है, क्योंकि थोड़ा सा क्या है ध्यान मेरा भटक गया रामदयाल जी सर के कमेंट के साथ में। रामदयाल जी कह रहे हैं रिजल्ट आ गया, तो मैं भी सोच रहा था कि रिजल्ट किसका आया। हो सकता है संस्को एजुकेशन का एग्जाम अगर आप लोगों ने दिया तो मे भी उसका रिजल्ट आया होगा। चलिए तो यहाँ पर पी वा पद क्यू है, ध्यान दीजिए गिवन क्या है, गिवन है पी वा पद ए पी Q के बराबर है। इसका मतलब फॉर्मूले की अगर बात करता हूं तो A प्लस पी माइनस 1 डी बराबर Q हम श्रेणी 4 3 2 1 के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो इस प्रकार से समीकरण बना के कर सकते हैं। ए क्यू क्यूवां पद P के बराबर है, और ये रिजल्ट रहा A प्लस Q माइनस 1 डी इज इक्वल टू P, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। तो एक जो है अपना यहाँ पर दयाल राम जी जो है कमेंट और जरूर कर देना कि क्या मेरिट रही है ना। अगर ये आपको पता लग रहा है तो आप यहाँ कमेंट कर दें। इन दोनों समीकरण को ये nवें पद के फॉर्मूले लगाए हम लोगों ने, इन दोनों को घटाना है, और जब घटाएंगे तो ये माइनस माइनस और माइनस a से a हमारा कट जाएगा। इधर a से a कटने के बाद d कॉमन आ रहा है, p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1, और सामने की ओर घटाने पर q माइनस पी। इधर प्लस 1 से माइनस 1 हमारा कट जाएगा, ठीक है जी। d p माइनस क्यू माइनस कॉमन लेते हुए क्रम बदलते हुए p माइनस क्यू, दोनों पक्षों में p माइनस क्यू कट गया है हमारा, और रिजल्ट d बराबर -1 बन गया पहला काम तो। और इसी कारण से मैंने आपको कहा था कि जब इंटरचेंज हो रहे हैं p वा पद q, q वा पद p है, तो आपका d -1 की पोजीशन हो तो ऐसे पद आपको मिल जाएंगे। इसी कारण से मैंने AP 4 3 2 1 घटते हुए क्रम में हम लोगों ने लिखी है, क्योंकि d का मान -1 आ रहा है। चलिए अब d का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 से a का मान लेना चाहेंगे, a प्लस पी माइनस 1 d का मान -1 बराबर q। हल करते हुए a माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू q, और यहां से a निकल करके आ रहा है हमारा p प्लस क्यू माइनस 1। चलिए अब अपने प्रश्न के आंसर की बात करते हैं।
हमारा प्रश्न कह रहा है n वां पद क्या होगा, a प्लस n माइनस वन डी। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a का मान p प्लस क्यू माइनस वन प्लस n माइनस वन और d का मान माइनस वन। सॉल्व करते हुए रिजल्ट हमारा p प्लस क्यू माइनस वन माइनस n प्लस वन। यहाँ पर प्लस वन माइनस वन कट गया और रिजल्ट क्या रहा, p प्लस क्यू माइनस n। ये हमारे प्रश्न का उत्तर रहा है। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि चीज ये आपके दिमाग में आया होगा, समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे तरफ। एस के मौर्य जी, आपका जो है कमेंट भी मैंने पढ़ा और आपका उत्तर भी सही आया है, ये भी मैंने देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न को इस प्रकार से, n पदों वाली किसी समांतर श्रेणी का योग n स्क्वायर माइनस 2n है, श्रेणी का पांचवा पद क्या है। ध्यान दीजिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर जो है जनरल कट ऑफ 301 की उम्मीद कर रहे थे कि भी 290 200 प्लस, क्योंकि संस्कृत एजुकेशन का जो पेपर था बहुत इजी पेपर था। और ये चीज़ मैंने जो है क्लास में भी डिस्कस की थी कि भी इस बार जो है लगभग 300 पहली बार है ना, गणित की जो मेरिट है वो 60% को टच कर सकती है, अदरवाइज नहीं करती। बहुत डायरेक्ट अप्रोच थी प्रश्नों की, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, पद कम थे। अगर यही पदों की संख्या इसकी 4 गुना होती तो हमारी मेरिट जो है 300 की स्थान पर हम 280 पर आ जाते। लेकिन बहुत आसान पेपर और पदों की कम संख्या होने के कारण जो एक्सपेक्टेड था उसी प्रकार से जो है 301 और ओबीसी के लिए 289 की मेरिट आपकी आई है। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब फेयर नंबर से है ऐसा समझ लो। क्योंकि अगर मेरिट जो है 301 से और ज़्यादा ऊपर जाती ना तो थोड़ा सा शक की गुंजाइश कहीं होती, लेकिन कोई शक की गुंजाइश नहीं है। चलिए हमारा प्रश्न कह रहा है n पदों वाली समांतर श्रेणी का योग n स्क्वायर माइनस 2n है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज n स्क्वायर माइनस 2n। श्रेणी का पांचवा पद क्या है ना। फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म। आसान सा प्रश्न है, जल्दी से कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक आंसर भी आना शुरू हो गया है ना। देखते हैं सर, अपडेटेड सर का जो आंसर आ रहा है। किशन जी आपका भी आंसर मैच कर रहा है, लेकिन दिनेश कुमार जी, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मैथ्स, आपका आंसर जो है आपके साथियों के आंसर से मैच नहीं कर रहा है। एक बार वापस से कोशिश करके देखें आप। चलिए कुछ भी नहीं करना है सर। Sn अगर आपके पास में दे रखा है आपको तो n का मान 1 लगाओ, S1 यानी पहला पद आ जाएगा। S1 का मतलब क्या है, एक पद का योग, और एक पद का योग का मतलब ही पहला पद है। और S का मान 2 लगाओगे S2 आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन किया था उसके माध्यम से S2 माइनस 2S1 से आपका D निकल आएगा, और जब D भी निकल गया, पहला पद भी निकल गया, n का मान 5वां दिया है, पांचवा पद क्या है, पांचवा पद भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब जो है हम में से काफ़ी सारे जो है आंसर्स बिल्कुल सही आ रहे हैं। एक दिनेश जी वापस से आपने चेक भी कर लिया होगा अपने आप को। देखिए हमें दे रखा है Sn, n पदों का योग n स्क्वायर माइनस 2n। जब मैं यहाँ पर n बराबर 1 रखता हूँ तो ये रिजल्ट आपका S1 के बराबर आता है 1 स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 1। और जो S1 है यही आपका A है, प्रथम पद है, क्योंकि S1 का अभिप्राय एक पद का योग है, और एक पद का योग यानी वही पद है, पहला पद है। S2 निकाल देते हैं n बराबर 2 करते हुए, और जैसे ही S2 निकाला 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 का गुणा 4 0 हो गया। अब मुझे बताइए D क्या आएगा। D होगा S2 माइनस 2 S1। S2 0 है, माइनस 2, और S1 का मान माइनस 1 है, तो D आपका 2 के बराबर हो गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब Sn के फॉर्मूले, सॉरी Sn नहीं, n पदों का योग नहीं है, मुझे पांचवा पद चाहिए। तो an nवें पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d अप्लाई कर दिया, और रिजल्ट क्या रहा सर। a का मतलब है पहला पद माइनस 1, n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1, और d का अभिप्राय 2 से रहा। कैलकुलेट करने पर 5 में से 1 गया, 4 का 2 से गुणा 8 में से 1 गया, और हमारा उत्तर क्या रहा
हमारा आंसर रहा 7, ऑप्शन नंबर बी। और हम में से अधिकांश के आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100%, है ना। भाई एक कमेंट भी आ रहा है कि हम इसमें अंदर पांचवा पद चाहिए, तो n बराबर 5 रखने पर S5 को प्राप्त कर लें, 5 पदों का योग, और n बराबर 4 रख करके S4 को प्राप्त कर लें, 4 पदों का योग, और 5 पदों के योग में से 4 पदों का योग, यानी कि ये जो अपना फॉर्मूला है an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, इसके माध्यम से भी हम उस पद विशेष को प्राप्त कर सकते हैं। भाई nवें पद के लिए Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है, तो 5वें पद के लिए A5 के लिए हम S5 माइनस S4 यानी n का मान 5 और 4 रखते हुए S5 S4 ये दोनों निकाल सकते हैं, और 5 पदों के योग में से 4 पदों का योग घटाने पर हमारा उत्तर हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है आप। चलिए अगला प्रश्न, वे दो धनात्मक संख्याएं जिनका अंतर 12 है और जिनका समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से 2 अधिक है टू नंबर्स whose difference is 12 and the arithmetic mean is 2 more than the geometrical mean of numbers, find the numbers, और 4 ऑप्शन आपके पास में है। चलिए बताइए सर क्या करना है। यहाँ पर आशीष जी चौधरी, बहुत बहुत बधाई हो सर आपका संस्कृत विभाग की परीक्षा के अंदर सिलेक्शन होने के लिए, बहुत बढ़िया। लेकिन साथ साथ के अंदर देखिए अभी प्रोविजनल लिस्ट है, हो सकता है देखिए पूरी तरह से 99.99% होगा, लेकिन सितंबर की परीक्षा की तैयारी भी हम लोगों को कंटिन्यूस लगातार रखनी है ना। और अपनी परीक्षा की तैयारी उस दिन तक रखनी है जिस दिन तक गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइन नहीं हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है लास्ट मोमेंट तक जाते हुए भी कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, कोर्ट के स्टेज वगैरह आ जाते हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी लास्ट मोमेंट तक, जब तक अपना गवर्नमेंट के अंदर जाकर के साइन नहीं कर दे रजिस्टर में, तब तक अपनी तैयारी हमको लगातार रखनी है। चलिए सर, कुल मिलाकर के इस प्रश्न को भी जो है तरीके की हमको आवश्यकता नहीं है सर, हम बाय ऑप्शन अपना प्रश्न करना चाहेंगे। भाई देखो पहली शर्त क्या है, दो संख्याएं हैं, धनात्मक है, अंतर 12 है। जब मैं इसको देख रहा हूं 4 ऑप्शन के अंदर 32 20 25 13 20 8 16 4 सभी का अंतर क्या है 12 है। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा है, समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से 2 अधिक है, तो मैं इनका 1 बाय 1 ऑप्शन को ट्राई करूं और समांतर माध्य निकालूं, गुणोत्तर माध्य निकालूं, और उसके माध्यम से भाई समांतर माध्य 2 ज्यादा होगा, किस उत्तर में ऐसा है वो अपने प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। चंदू जी आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया, मुझे भी अच्छा लगा कि मेरा जो है पेपर का सॉल्यूशन देख करके आपको समझ में आ गया और आपको अच्छा लगा। चलिए, तो सभी का आंसर जो है हमारा अंतर 12-12 आ रहा है, तो अंतर से तो कोई मतलब नहीं है। अब ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, 32 और 20। बताइए अर्थमेटिक मीन क्या हो रहा है, a प्लस बी बाई 2, 32 प्लस 20 बट्टा 2, दोनों को जोड़ने पर 52 में 2 का भाग गया 26, और ज्योमेट्रिकल मीन क्या है, वर्गमूल में 32 गुणा 20, और ये वर्गमूल में 640 है, और इसका वर्गमूल 24 तो नहीं बनेगा सर, ये बात तय है कि 24 कब बनेगा जब 576 होगा। समझ गए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीन और अर्थमेटिक मीन का डिफरेंस 2 के बराबर नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करते हैं, 25 और 13, यहां पर समांतर माध्य जो बन रहा है वो 25 प्लस 13, 38 में 2 का भाग देने पर 19 बन रहा है, और गुणोत्तर माध्य वर्गमूल में 25 गुणा 13, ये आपका रिजल्ट 5 वर्गमूल 13 बन रहा है, ये भी आपस के अंदर मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आखिरी चांस लेना है मुझे, 20 और 8 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन 20 प्लस 8 बटा 2, ये जो मैं लिख रहा हूँ 20 प्लस 8 बटा 2, ये ऑरली होना चाहिए। 20 और 28 में 2 का भाग देने पर कितना हो गया, ये 14 के बराबर हो गया। और जब ज्योमेट्रिकल मीन के बारे में बात कर रहे हैं, वर्गमूल में 20 गुणा 8, ये तो 160 है, और इसका वर्गमूल 14 के बराबर नहीं है, कि 14 का स्क्वायर कितना है 196 है, बिल्कुल सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब 3 नहीं है
तो परीक्षा में आपका उत्तर सीधा सीधा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? अब नंबर दूसरी बात ट्राई करते हैं आज 16 और 4 के बारे में विचार करें। अर्थमेटिक मीन दोनों की जोड़ 20 में 2 का भाग 10 और ज्योमेट्रिकल मीन के बारे में बात करते हैं। वर्गमूल में ए बी 16 गुणा 4 64 का वर्गमूल 8 और पता लगा कि समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से 2 अधिक बन रहा है और हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया सर? ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर जो है एस के मौर्य जी आपका आंसर सही है, पिछले प्रश्न का आपका मनोज जी का दोनों का आंसर सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करें। श्रेणी है हमारी 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर से लेकर कहां तक 2n-1 का होल स्क्वायर किसके बराबर है? 4 ऑप्शन आपके पास में है। यानी कहने का मतलब श्रेणी के n पदों का योग है। और n पद क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि जैसे ही मैं n का मान 1 रखता हूं तो मुझे पहला पद 1 स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। अंतिम पद में n का मान जब 2 रखता हूं तो दूसरा पद मुझे 3 का स्क्वायर, इसी क्रम में 3 रखने पर श्रेणी का तीसरा पद मुझे प्राप्त हो रहा है। तो एक श्रेणी है और उस श्रेणी के n पदों का योग मुझे चाहिए। n समझ गए ना? चलिए करें फटाक से। बिल्कुल सर, है ना अपडेटेड सर, आपका जो है सही सोच रहे हैं आप। भाई इस प्रश्न को कैसे हल करोगे? n का मान रख करके सॉल्व करोगे। भाई ये आपका जो 4 ऑप्शन है ये श्रेणी के n पदों का योग है। ध्यान देना, जब n का मान रखूंगा 1 तो पहले पद का योग यानी 1 स्क्वायर 1 बनेगा। n का मान 1 रखोगे, चारों ऑप्शन को चेक करोगे, हो सकता है चारों में से 1-2 कम हो जाएंगे, हो सकता है 50% केसेस में n बराबर 1 से ही हमारा उत्तर मिल जाएगा। अगर n बराबर 1 से कहीं ऐसा लगा कि कोई 2 ऑप्शन कोई 3 ऑप्शन एक जैसे परिणाम दे रहे हैं और वो परिणाम हमारा सही भी है, तो फिर n बराबर 2 के बारे में सोचेंगे। और n बराबर 2 का मतलब क्या हुआ? 2 पदों का योग हुआ। और 2 पदों का योग का मतलब है इन दोनों का योग 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो कि 10 के बराबर होना चाहिए। गलती हम लोग ये नहीं करेंगे कि यहाँ पर n बराबर 2 रखने पर केवल दूसरा पद 9 को ढूंढने की कोशिश करें, वो नहीं करना। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहला काम n बराबर 1 से ऑप्शन n बराबर 1 से प्रश्न तो हमारा कह रहा है 1 का स्क्वायर 1 के बराबर। ऑप्शन ए, जैसे ही n बराबर 1 रखेंगे तो 1/3 1 4 - 1 ये परिणाम 1 बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी सबको चेक करना होगा, 1/3 गुणा 1 और 1 रखने पर ये 4 + 1 5/3 ये रिजल्ट आपका हट गया। ऑप्शन नंबर बी नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं। 1/6 n का मान 1 रखा और यहाँ पर 4 में से 1 गया 3, ये परिणाम 1/2 हुआ और ये भी रिजल्ट नहीं हुआ। ऑप्शन सी भी मेरा हट गया। ऑप्शन नंबर डी के बारे में विचार करते हैं। 1/6 n का मान 1, n का मान 1 रखने पर 4 + 1 हो रहा है, तो ये 5/6 ये परिणाम भी हमारा नहीं बन रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरे प्रश्न का उत्तर है। लेकिन ध्यान देना, कई बार n बराबर 1 लेकर करने से एक से अधिक ऑप्शन यानी मे भी 2 मे भी 3 ऑप्शन और हो सकता है 4 में से चारों ऑप्शन आपके एक जैसे परिणाम को देने वाले हों। तब फिर क्या करेंगे? जो एक जैसा परिणाम दे रहा है और जो इस परिणाम के बराबर है, देखो ऐसा है एक जैसा परिणाम तो दे रहा है लेकिन परिणाम 1/3 1/3 आ रहा है, वो तो मेरा रिजल्ट ही नहीं है, तो उनको चेक करने की बात नहीं कर रहा हूं। जो n बराबर 1 रखने पर एक परिणाम दे रहे हैं उन ऑप्शन में केवल और केवल उन्हीं ऑप्शन में n बराबर 2 रख करके चेक करने से आपका परिणाम 10 बने, वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हुए बहुत सरल सा प्रश्न है, एक आसान सा प्रश्न, क्योंकि परीक्षा के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है प्रश्नों का, कभी बहुत आसान होते हैं है ना, कुछ कॉम्प्लिकेट होते हैं, कुछ लंबे प्रश्न होते हैं, कुछ टेक्निकल होते हैं। तो चलिए एक इजी प्रश्न है, यदि ABC 3 धनात्मक पूर्णांक गुणोत्तर श्रेणी में है, इफ ABC आर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन AP, देन
लॉग ए लॉग बी लॉग सी आर इन, लॉग ए लॉग बी और लॉग सी किसके अंदर होगा? भाई इस बार मुझे लग रहा है शिव जी का आंसर शायद पिछला प्रश्न का आ रहा होगा अभी। चलिए अम्मी जी जो है एक काम करो, यहाँ से आवाज़ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख रहा हूँ। आप जो है वापस थोड़ा सा जो है अपने या तो वॉल्यूम बढ़ा दें अपने मोबाइल की, और या फिर जो है ईयरफोन का आप प्रयोग करें। भाई गजेंद्र जी आपका आंसर आ रहा है लेकिन गलत उत्तर आ रहा है गजेंद्र जी, ठीक है। अमित जी आपका आंसर सही है, अपडेटेड सर आपका आंसर सही आ रहा है। चलिए चंदू जी आपका भी आंसर बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए। मैं इसको हल कर लेता हूं। देखिए मोटे तौर पर, देखो मैं ये बात कह रहा हूं मोटे तौर पर का मतलब है मोर देन 90-95% केसेस, अप टू 99% केसेस, जब भी लॉग के पद होते हैं हमारे, वे गुणोत्तर श्रेणी के अंदर हुआ करते हैं। समझ रहे हो, लॉग के पद मोटे तौर पर गुणोत्तर की बात होती है। और चेक कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। हमें क्या चीज दे रखी है? हमें दे रखा है ए बी सी आर इन जीपी। एक मिनट सर, है ना, तो ये तो आपका एपी में हो रहा है। जिनके उत्तर जो जीपी वाले हैं, जिनको मैंने कहा सही है वो सब गलत हैं। ठीक है भाई, जिन जिनको मैंने कहा सही है वो गलत है, और जो गलत थे वो अब सब सही है सर। चलिए तो एबीसी जो है वो किस में है? वो एपी में, जीपी में है सर। और एबीसी अगर जीपी में है तो क्या हो रहा है? बी स्क्वायर बराबर एसी हो रहा है। अब मैं दोनों पक्षों में लॉग लूंगा, तो ये रिजल्ट है लॉग बी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए सी। चलिए इसको हल करते हुए रिजल्ट है 2 लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ सी, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ सी। समझ रहे हो इसका मतलब क्या हो रहा है? भाई 2 लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी का अभिप्राय हो रहा है लॉग ए लॉग बी और लॉग सी किसमें है? ये हमारे समांतर श्रेणी में है। क्योंकि समांतर श्रेणी के अंदर है तभी जो है वो लॉग की प्रॉपर्टी हमारे लगने वाली है लॉग एम प्लस लॉग एन, या एन लॉग एम में पावर की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सर ठीक है अपना उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। भाई देखो यहाँ पर जो बात हो रही है कि भाई कुछ उल्टा सोच लिया, तो मैंने भी यही सोच लिया था, है ना। जब आपके जो आंसर हैं अधिकांश के जीपी में आ रहे थे तो मुझे भी ऐसा लगा कि जीपी वाले सही है, लेकिन हकीकत में कुछ उल्टा हो गया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला प्रश्न हमारा गुणोत्तर श्रेणी, आसान सा प्रश्न है, डायरेक्ट अप्रोच है। 3/2 3/4 कि कितने पदों का योगफल 3069/512 होगा? यानी प्रश्न हमारा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन के माध्यम से अपने प्रश्न का उत्तर हम लोगों को देना है। ठीक है जी। चलिए तो गुणोत्तर श्रेणी के कितने पदों का योगफल 3069/512 है, यानी आपको एस एन दिया है, एन पद आपको सोचे जाएं, और गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल का फॉर्मूला लगाते हुए यहां से मुझे एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी एन पदों का योग हमारी जानकारी में है या नहीं है? गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग क्या? भाई सबसे पहला काम आर देखो कैसा है, गौर कीजिए। यहां पर इस प्रश्न में ए का मान आपका 3 है, आर दूसरे पद में जब पहले पद का भाग देंगे तो 1/2 सार्व अनुपात बनकर के आ रहा है, और जब आपका आर लेस देन 1 है आपका, तो एस एन एन पदों का योग ए 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r के बराबर है। क्लियर है? अब चलिए इसको देख लेते हैं, अप्लाई करते हैं। a का मान 3, 1 - r 1/2 टू द पावर n अपॉन 1 - r 1/2 बराबर कौन है? 3000
69/512। चलिए जी, इधर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो 3 गुणा 1 माइनस 1/2 टू द पावर n अपॉन में 1/2 इज इक्वल टू 3069/512। जब इसको आप भाग उलट गुणा करने की बात करते हैं तो ये 2 आपका गुणा हो जाएगा 3 के साथ में, तो रिजल्ट हो गया हमारा 6। 1 माइनस 1/2 टू द पावर n इज इक्वल टू 3069/512। 6 का हम लोग भाग लगा लेते हैं, और जैसे ही 6 का भाग लगाएंगे 1 माइनस 1/2 टू द पावर n इज इक्वल टू 3069/512, और 6 का भाग हो गया। 3 के पहाड़ से काट लेता हूं इसको 2 बार, 3 के पहाड़ से 1023। अब 1 माइनस 1/2 टू द पावर n बराबर 1023 बटा गुणा करने पर 1024। एक काम करेंगे, चलिए तो अब आवाज़ आनी शुरू हो गई होगी। आपके कमेंट्स आ रहे थे कि है ना वॉल्यूम के अंदर दिक्कत आ रही है, तो चलिए अब उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ आ रही है। तो a और b का समांतर माध्य a की घात m प्लस 1 प्लस b की घात m प्लस 1 अपॉन a टू द पावर m प्लस b टू द पावर m है। m का मूल्य क्या होगा या m का मान क्या होगा? भाई देखिए सीधी सी बात है, इसको बाय ऑप्शन हमको करना होगा। a और b का समांतर माध्य क्या होता है? a और b का समांतर माध्य a प्लस बी बटा 2 हुआ करता है। तो बाय ऑप्शन m का ऐसा कौन सा मान लूं जिससे मेरा रिजल्ट a प्लस बी बटा 2 बन करके आ जाए? तो एस के मौर्य जी, शिव जी, है ना, अपडेटेड IQ सर, आप सबके आंसर, किशन जी आपका भी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए राहुल जी आपका भी आंसर जो है इस प्रश्न के लिए सही है। मैं यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ a और b का समांतर माध्य, और a और b का जो समांतर माध्य होता है वो होता है a प्लस बी बटा 2 के बराबर होता है। तो a टू द पावर m प्लस 1 प्लस b टू द पावर m प्लस 1 अपॉन में a टू द पावर m प्लस b टू द पावर m में ऑप्शन को यूज करूंगा, m का मान डालूंगा 1 बाय 1। जैसे ऑप्शन a 1 रखने पर हमारा परिणाम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, जो कि a प्लस बी बटा 2 के बराबर नहीं है। ऑप्शन ए मेरा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करता हूं, और ऑप्शन नंबर बी में 0 लिखने की बात करें तो a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 अपॉन a टू द पावर 0 प्लस b टू द पावर 0। हमारा रिजल्ट क्या रहा? a प्लस बी बटा 2 रहा, और यही आपके प्रश्न का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा प्रश्न है, चलो इसको करो आप। उस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? भाई हमें चाहिए फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी।
जिसका दूसरा पद 2 है और अनंत पदों का योग 8 है ना, हुज सेकंड टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज 8। बिल्कुल राहुल जी, है ना, आपका नाम जब देख रहा हूं तो कमेंट के अंदर जो आपका नाम आता था उत्कर्ष के अंदर सेकंड ग्रेड की जो क्लास है अभी मई वाला जो बैच है उसके अंदर भाई प्रश्न कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद मुझे ज्ञात करना है और किस शर्त के साथ में ज्ञात करना है कि दूसरा पद जो है वह 2 हो और अनंत पदों का योग 8 बन करके आए। भाई ये कैलकुलेशन पार्ट है आपका, है ना, हम इसको जो है ध्यान दीजिए। भाई मान लेते हैं जीपी क्या है। भाई जैसे धड़ाधड़ अपने आंसर पिछले प्रश्नों के निकले वैसा नहीं निकला इसका। गुणोत्तर श्रेणी हमारी ए आर स्क्वायर और इस प्रकार से अनंत गुणोत्तर श्रेणी है हमारी। मुझे पहला पद ए को ज्ञात करना है। ध्यान देना, किसको ज्ञात करना है? ए को ज्ञात करना है। और क्या दे रखा है हमें? हमें दे रखा है दूसरा पद 2 के बराबर है। ए आर 2 के बराबर है, इक्वेशन नंबर 1, कि दूसरा पद हमारा ए आर है। और क्या दे रखा है? अनंत पदों का योग 8 है और अनंत पद का योग यानी a बटा 1 माइनस आर 8 के बराबर है। भाई a ज्ञात करना है और a ज्ञात करने के लिए मुझे यहां से r को हटा देना है। तो r हटाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 का प्रयोग करेंगे हम लोग। और जब समीकरण नंबर 1 का प्रयोग कर रहे हैं a अपॉन 1 माइनस आर के स्थान पर 2 बटा a बराबर 8, और इस इक्वेशन को जो a के पदों में आ गई हम लोग जब हल करेंगे तो a का मान ज्ञात कर लेंगे। यानी कुल मिलाकर के जब a चाहिए तो r हट जाएगा। वापस ध्यान देना, दूसरा पद ए आर 2 के बराबर है और अनंत पदों का योग a अपॉन 1 माइनस आर 8 के बराबर है। r का मान रख दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हुए। चलिए इसकी कैलकुलेशन a अपॉन a लसअप a माइनस 2 बराबर 8 भाग उलट गुणा की स्थिति हमारी a स्क्वायर अपॉन a माइनस 2 बराबर 8 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर बराबर 8a माइनस 16। कुल मिलाकर के हुआ a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 बराबर 0। और ये आपके फैक्टर्स बन रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर है a माइनस 4 होल स्क्वायर बराबर 0 और यहाँ से a माइनस 4 बराबर 0 होते हुए a का मान कितना बना? उस गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद हमारा 4 है। अगर इन केस आपका प्रश्न कहे कि भाई मुझे r का मान ज्ञात करना है कि भाई इस गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात क्या है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से a का मान 2 बटा r रखते हुए यहां से a को रिप्लेस कर देता और r के पदों की समीकरण से r का मान निकाल दिया जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, यदि 1 बटा b प्लस सी 1 बटा सी प्लस ए 1 बटा ए प्लस बी समांतर श्रेणी में है तो अगर ए बी सी समांतर में होगा, ए बी सी गुणोत्तर में होगा, ए बी सी हरात्मक में होगा और इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको जो है आपको ऑप्शन को यूज करते हुए करें या तरीके से करें तो हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, है ना। प्रश्न को जो है तरीके से शुरुआत भी करें और आधे बीच के अंदर हम लोग जो है ऑप्शन के ऊपर आ जाएं। चलो देखते हैं। भाई मैं ऐसा मान करके चलूं कि ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में है तो ए का मान 1, बी का मान 2 और सी का मान 3 रख करके चेकआउट कर लूं। और जब चेक करूंगा तो क्या ये समांतर में बनते हैं या नहीं बनते हैं। अगर बन जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर ए नहीं है तो फिर मैं गुणोत्तर के ऊपर आता हूं और गुणोत्तर के ऊपर जब आऊंगा तो ए का मान 1 रखूंगा, बी का मान 2 रखूंगा और सी का मान 4 रखूंगा और इस परिणाम को प्राप्त करूंगा। और ये परिणाम तो हमारा समांतर में ही आना चाहिए, क्योंकि जो ए बी सी के मान को रखने पर हमारा परिणाम जो दे रखा है समांतर में आएगा वही उत्तर सही होगा। ऐसा नहीं होगा
कि ABC समांतर मानने पर इसका उत्तर समांतर रहे, या ABC गुणोत्तर में मानने पर 1/b+c 1/c+a 1/a+b वो गुणोत्तर हो जाए, नहीं होगा। ABC समांतर में हो सकते हैं, ABC गुणोत्तर में हो सकते हैं, लेकिन ये पद आपके निश्चित रूप से समांतर में ही रहने चाहिए। चलिए मैं इसको ऑप्शन से चेकआउट कर लेता हूं। ऑप्शन ए, ABC समांतर श्रेणी में, इसका मतलब A का मान 1, B का मान 2 और C का मान 3। तो प्रश्न क्या बन गया जब 1 2 3 रखने पर? 1/b+c 5, 1/c+a 4, 1/a+b 3। अब मुझे बताओ क्या ये समांतर में है क्या, और समांतर में होने की शर्त क्या रहेगी? दूसरे में से पहला और तीसरे में दूसरा घटाऊं, सार्वअंतर बराबर होना चाहिए। तो बताइए a2 माइनस a1 करते हैं, 1/4 माइनस 1/5 1/20 बन रहा है ये तो। और जब मैं a3 माइनस a2 करता हूं, 1/3 माइनस 1/4 1/12 बनता है। तो क्या ये सार्वअंतर बराबर बना? नहीं बना। हम में से अपना ऑप्शन नंबर ए उत्तर नहीं हुआ, और हम में से काफी सारे विद्यार्थियों के आंसर जो है वो इस प्रकार से दिए जा रहे थे कि ABC समांतर में है, नहीं है। क्लियर है? क्योंकि मोटे तौर पर खूब सारे विद्यार्थियों के आंसर यही आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए जब मैं ऑप्शन नंबर बी को चेकआउट करता हूं, हम बात कर रहे हैं ABC गुणोत्तर श्रेणी में। इसका मतलब A का मान 1, B का मान गुणोत्तर में 2 और C का मान गुणोत्तर के अंदर 2 का गुणा करते हुए 4। बताइए हमारा प्रश्न क्या कहता है? हमारा प्रश्न कहता है 1/b+c 6, 1/c+a 5, 1/a+b 3। अब फिर से देखो ये जो परिणाम आया 1/b+c 1/c+a 1/a+b, प्रश्न कहता है समांतर में हो। अब गलती क्या होती है? गुणोत्तर में है तो हम गुणोत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि समांतर में है या नहीं उसको देखना है। गौर कीजिए a2 माइनस a1 की बात करते हुए 1/5 माइनस 1/6 1/30 बन रहा है ये तो। और a3 माइनस a2 की बात करते हैं 1/3 माइनस 1/5, तो ये आपका 2/15। क्या ये बराबर हुआ क्या? ये भी बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। एचपी के अंदर बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगर नहीं है तो एचपी में होना चाहिए हमारा, है ना। ए बी सी हरात्मक श्रेणी में, और हरात्मक श्रेणी के अंदर जो एबीसी माने जाते हैं वो समांतर श्रेणी के पदों के ही रेसिप्रोकल्स माने जाते हैं, उनके व्युत्क्रम माने जाते हैं। समांतर में 1 2 3 माना, तो हरात्मक में 1 1/2 और 1/3 मानेंगे। अब देखिए प्रश्न हमारा क्या कहता है, 1/b+c 1 ऐसा करते हैं b+c इसको रखते हैं, तो 1/b+c यानी 1/2 + 1/3, 1/c+a 1/3 + 1, और 1/a+b 1 + 1/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 और 2 5/6, 1/4/3 1/3/2, भाग उलट गुणा करते हुए पहला पद 6/5, दूसरा पद 3/4, तीसरा पद 2/3। अब ये भी चेकआउट तो मुझे समांतर के लिए ही करना है, क्योंकि प्रश्न समांतर की बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए यहां से जो बात करते हैं हम लोग, a3 माइनस a2, और क्या a2 माइनस a1 सार्वअंतर बराबर है क्या? तो a3 माइनस a2 की बात करें, 2/3 माइनस 3/4 बराबर 3/4 माइनस 6/5। चलिए यहाँ पर लसपा आपका आ गया 12, 4 दूना 8 माइनस 9, तो माइनस का 1/12 आ रहा है। और इधर से ये गड़बड़ क्यों हो रहा है? 15 माइनस 24, 15 माइनस 24 माइनस 9/20। भाई ध्यान दो, एक बार कैलकुलेशन वापस से आप चेकआउट कर लेते हैं सर। 1/b+c 1/c+a 1/a+b साइक्लिक ऑर्डर भी है, प्रश्न भी है, ABC समांतर में है। 1 2 और 3 रखने पर 1/2 + 3 5, 1/c+a 4,
1/a+b 3, a2 माइनस a1 1/4 माइनस 1/5, 5 माइनस 4 1/20 सही है, और ये नहीं बन रहा है। ओके। ABC गुणोत्तर श्रेणी की बात करें 1 2 4 की बात करने पर 1/b+c 6, 1/c+a 5, 1/a+b 3, a2 माइनस a1 किया भाई 1/30 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। a3 माइनस a2 किया 5 माइनस 3 2/15, ये भी नहीं आ रहा है। हरात्मक में 1 1/2 1/3 चेक करें, 1/2 प्लस 1/3, 3 प्लस 2 5/6 भाग उलट गुणा 6/5 सही है। C प्लस A 4/3 भाग उलट गुणा 3/4, और यहाँ पर 3/2 का भाग उलट गुणा 2/3। A2 माइनस A1 3/4 माइनस 6/5, 5 चौक 20, 15 माइनस 24 माइनस 9/20, और यहाँ से 2/3 माइनस 3/4, तो ये रिजल्ट भी आपका नहीं है। तो इसका मतलब A भी नहीं है, B भी नहीं है, C भी नहीं है, तो ABC इनमें से कोई नहीं है। समझ गए? तो कुल मिलाकर के भाई ये चीज़ दिमाग में आई होगी, भाई ABC के मान को रख करके हम लोगों को हल कर लेना है, ठीक है ना। ये प्रश्न जो है भाई शायद इस प्रकार से प्रश्न था, ऊपर A ऊपर B ऊपर C होने पर में भी जो है वो आपका समांतर श्रेणी का परिणाम बन सकता है। देखिए भाई, देखो इसके अंदर एक कह रहे हैं क्वेश्चन मिस्टेक है, ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन है और उसके अंदर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। अगर इनमें से कोई नहीं होता तो हो सकता है क्वेश्चन मिस्टेक होता, ऑप्शन आपके मिस्टेक्स होते, लेकिन जब इनमें से कोई नहीं है इसका मतलब वो AP भी नहीं है, GP भी नहीं है, HP के मान भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर D है हमारा। जो प्रश्न में यहाँ अंश में A/B+C, B/C+A, C/A+B, शायद इस प्रकार की जब स्थिति रही होगी तो फिर वो समांतर श्रेणी ऐसा कोई परिणाम होता होगा, है ना, हो सकता है। चलिए फिलहाल इसके लिए ऑप्शन नंबर D आपके प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के प्रश्न जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और आप लोगों के जो है ना शुभकामनाओं के साथ में और आप लोगों के साथ देने के कारण भाई अपना जो YouTube चैनल जो है मैथ्स बाय भावेश सर, उसके 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और इसके लिए जो है आप सभी बधाई के पात्र भी हैं, और आपका सहयोग मुझे मिला और भविष्य में भी आपका सहयोग जो है मिलता रहेगा। और इसी अवसर को ध्यान में रखते हुए भाई जितने भी कोर्स हैं उसके अंदर एक कूपन कोड आपको दिया गया है, और उस कूपन कोड के माध्यम से 10% आपको अतिरिक्त डिस्काउंट, यानी जो अभी डिस्काउंट चल रहा है उसके अलावा 10% का डिस्काउंट और भी वहाँ पर अवेलेबल होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी प्रकार से बने रहेंगे हमारे साथ के अंदर। चलिए तो आज के लिए आप सभी का फिर से एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए क्लास को हम लोग एंड करते हैं। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच।